11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस का हमारा आज का आखिरी सेशन है, क्योंकि आज हम करने वाले मोशन चैप्टर, इनफैक्ट हमने फोजल लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर एंड साउंड, इन चारों चैप्टर्स के हमने कंप्लीट कर दिया और मैंने आपको इनमें से आने वाले सारे एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस करा दिए जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। आपको फिजिक्स से आपके फाइनल्स में एक एसेशन रीजनिंग सवाल आएगा, पूरे के पूरे सिलेबस थे और मैंने आपको करवा दिए हैं कितने भाई, हर चैप्टर से 11, तो इसको मिलाकर 55 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं, यानी कि इनफैक्ट 55 गुना सवाल मैंने आपको दे दिए हैं जिनके बाहर एसेशन रीजनिंग का सवाल आना नामुमकिन हो जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा बच्चों। आने वाले 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको मोशन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग के सवाल बताने वाला हूं और आपका जिम्मा इतना है कि भाई हर सवाल पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आपको बताना है भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। ऐसे बच्चों जिंदगी कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हर एक हमारे सेशन का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, और हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए, जरा मजा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके मोशन चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप इनको सारे सवालों को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि नोट डाउन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। ठीक है, देखो, an object moving with uniform velocity has zero acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. जल्दी बता दीजिए, क्या लगता है आपको? 5 4 3 2 1 कर दिया वोट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी जवाब दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई इशू नहीं है। कर दिया आपने, लेकिन वोट चैट में शाम हो चुका है। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट जीरो एक्सेलरेशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बदल नहीं रही, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन तभी होती है जब आपकी वेलोसिटी बदलती है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन इटसेल्फ होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वही एग्जैक्टली यहां पर लिखा भी हुआ है रीजन के मामले में कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप जो मैंने रीजन बताया वही रीजन आपके रीजन में लिखा हुआ है, इसी वजह से आपका एसेशन और रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया हुआ है तो फोड़ दिया आपने। सेकंड सवाल आपके सामने बच्चों, ऑल द बेस्ट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। 5 4 3 2 1 स्पैम हो चुका है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कैन बी नेगेटिव, ये इटसेल्फ एक्चुअली एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब आप चलना शुरू करोगे तो आप जितना पाथ कवर कर रहे हो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, है ना? आप तो पाथ कवर करते जा रहे हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन ओनली बी जीरो एंड पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी आप देखोगे इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन। तो यहां पर इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना? तो ये स्टेटमेंट सही है, एसेशन फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है, दैट एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इवन इफ इट हैज ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 5 4 3 2 1 बोलो बल्ले बल्ले, और जल्दी से मुझे बताओ कि भाई आपका कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, खत्म हो गया बात, कर लिया? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इवन इफ इट हैज ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो मान लीजिए अगर आप इनिशियल पोजीशन आपका यहां पर और एक चक्कर लगा अगर आप वापस आ चुके हो तो वही आपका फाइनल पोजीशन बन जाता है। तो आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप देखोगे कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स जीरो होगी। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो एसेशन इज द ट्रू स्टेटमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रीजन में लिखा हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट नहीं। तो आपका रीजन यहां पर फॉल्स हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो 5 4 3 2 1 बोलो हड़प्पा, वोट कर दिया आपने। जवाब क्या है यहां पर? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। आपका जो स्पीड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो हमेशा जीरो या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। टाइम हमेशा जीरो या पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस भी हमेशा जीरो और पॉजिटिव होगी, तो स्पीड का कोई चांसेस नहीं है कि नेगेटिव हो सकती है। और अगेन स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, जो आपका रीजन है, तो ये आपका रीजन फॉल्स हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर आपने सी बोर्ड डाउन किया हुआ है तो बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल ऑन योर स्क्रीन। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद सवाल और हार्ड होते जाएंगे, तो 5 4
3 2 1 हड़प्पा। क्या बोल डाउन किया आपने? अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी बदलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप एक ग्राउंड का चक्कर लगा सकते हो सेम स्पीड से। स्पीड मान लो आपका है 10 मीटर पर सेकंड, आप उस स्पीड से ग्राउंड का चक्कर जरूर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर बात करोगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी बदलते जाएगा, है ना। आप देखोगे हर पॉइंट पे आपका सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलेगा। क्यों? डायरेक्शन बदलता जाएगा। क्योंकि भाई आप यहां पर खड़े हो, अगर आप चक्कर लगाओगे तो हर पॉइंट पे देखो मैं अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा हूं, अलग 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 डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा, वो बदलती जाती है। तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बदलती जाती है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मैंने बोला वही रीजन में लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। रीजन, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 5 4 3 2 1। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब मान लो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो बोल रहे हैं अरिथमेटिक मीन मतलब होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो क्या आपका एवरेज वेलोसिटी हमेशा इससे इक्वल होता है? हमेशा, वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है ऑलवेज। जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 तभी जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरे साथ नहीं पढ़ाया तो आपको नहीं पता होगा इस बारे में। अगर आपने मुझसे क्लियरली पढ़ा हुआ है तो देन यू विल बी एबल टू गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका अगर वक्त कांस्टेंट होता है, मान लो कि सवाल आपको आया हुआ है कि भाई जब मैं ए से बी जाता हूं तो मुझे लगता है आधा घंटा, और उस आधे घंटे में मेरी स्पीड होती है 20। वापस आने के लिए मुझे लगता है आधा घंटा, लेकिन उस वक्त मेरी स्पीड होती है 40। तब जाकर मेरी एवरेज वेलोसिटी में मैं v1 प्लस v2 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा पाऊंगा, अगर मैंने सेम टाइम का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मान लो मेरा टाइम सेम नहीं है तो मैं सेम फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मुझे लगाना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला, जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है कि टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये फॉल्स हो गया। रीजन क्या लिखा हुआ है? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, ट्रू, इट इज, बिल्कुल। तो आपका असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन यहां पे ट्रू हो चुका है, ऑप्शन डी सही। मान लो इस पूरे स्टेटमेंट ये ऑलवेज नहीं लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता, फिर आपको ऑप्शन बी चूज करनी पड़ती। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता। कूल, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। 5 4 3 2 1। कर दिया स्पैम। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गलत है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, सही है, स्टेटमेंट सही है, सॉरी, हाँ, स्टेटमेंट इज ट्रू कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है, बिल्कुल सही बात। तो असर्शन आपका ट्रू है। क्यों बनता है? क्योंकि भाई आपका जो है स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटी बढ़ते साथ कांस्टेंटली बढ़ते हुए जाएगी, है ना। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, जो मैंने कहा रीजन में वही लिखा हुआ है रीजन में भी। तो बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाती है। असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। The displacement of an object can be greater than the distance it travels. Displacement is the shortest distance between 2 points. 5 4 3 2 1। बोलो हड़प्पा। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, एब्सोल्युटली फॉल्स, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन असर्शन आपका पूरा का पूरा फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल या तो कम ही हो सकती, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The speedometer of a car. The speedometer of a car measures instantaneous speed. Speedometer of a car measures your instantaneous speed. Instantaneous speed is the speed of the car at any particular moment. 5 4 3 2
एक। सर ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका स्पीडोमीटर क्या करता है। स्पीडोमीटर आपका स्पीड मेजर करता है कार में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी है ना। यही बताता है ना आपका कार में जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड बताती है कि अब मैं 80 पे हूं, अब मैं 60 पे हूं, अब मैं 100 पे चला रहा हूं, मैं 120 चलाकर आया। तो ये जो आपकी स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि भाई इस वक्त में मेरी इतनी स्पीड चल रही है, तो उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। स्पीडोमीटर वही मेजर करता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द कार एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। सो दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू। तो तो यस, एसेशन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका जवाब आपको झट से देना मुझे 5 सेकंड के अंदर। इसके बाद वाला आखिरी सवाल जो हमारा 11th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, दैट वुड बी द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, फॉर यू टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, in uniform motion the net force acting on a body is zero. Uniform motion implies constant velocity which occurs in the absence of net force. इतना आसान सवाल, जल्दी से करके मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन। 5 4 3 2 1, वक्त होता है खत्म। इन यूनिफॉर्म मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है। आपकी स्पीड क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन में? स्पीड कांस्टेंट होती है, और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स वहां पर जीरो होगा। ठीक है, होना ही चाहिए। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स भी जीरो ही होनी पड़ेगी। नेट फोर्स आपके ऊपर जीरो होगा। मान लो अगर आपके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, पीछे से कोई फोर्स लगा रहा है, तो आप एक्सेलरेट करने लग जाओगे। अगर सामने से फोर्स लगा रहा है तो आप ब्रेक मारने लग जाओगे, डी एक्सेलरेट करोगे, तो उसमें स्पीड चेंज हो जाएगी, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म मोशन इंप्लाइज कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैंने कहा वही यहां पे लिखा हुआ है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क, जो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे स्पैम करके बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमने फिजिक्स के लिए 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग का पूरा सीरीज कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं क्लास 9th के लिए हर चैप्टर के फिजिक्स का, तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है पूरे YouTube पर जो हर दिन 4 से रात को 10 बजे तक आपको क्लास 9 की प्रिपरेशन कराता है, जो YouTube पर कोई और नहीं करवाता है ना। तो आपको, मुझे लगता है कि हम सबकी मेहनत की थोड़ी और कदर करनी चाहिए। उस वीडियो को शेयर करना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए अभी के अभी, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट वगैरह लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी अभी चेक करिए। मैं हूं अभिषेक, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, स्टे एट होम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। पीस।